बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और मेरे साथ है तसव्वुर जमान बाबर और हम खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर आ रहे हैं मेरा घर मेरी जन्नत पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की कावश जो हम एक अरसे से कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। जाहिर सी बात है कि ये सबसे बड़ा इशू है न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर का, और पाकिस्तान में भी अदाद-ओ-शुमार अब इसके जो मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। 21,000 से तजावज़ कर गए हैं, 486 अफराद लुक्मा अजल हो चुके हैं, जबकि 5,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में, जिसमें जो 9 मई तक एक जुज़वी लॉकडाउन में तौसीक़ की गई थी, इस हवाले से भी जो सूरत-ए-हाल उसका जायजा लिया जाएगा। कुछ देर बाद मीडिया ब्रीफिंग में हमें पता चलेगा कि वफाकी काबीना के इजलास में इस सिलसिले में क्या अहम फैसले लिए गए। बारकैफ चूंकि इसके मुआशी असरात भी बहुत ज्यादा अब पड़ रहे हैं और पाकिस्तान इससे बुरी तरह मुतासर हो रहा है, पूरी दुनिया में इसका एक इकोनॉमिक फॉल आउट है, लेकिन आज की इस खसूसी सेगमेंट में हम इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट पे गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे चूंकि अब रमजान शरीफ का अल्हम्दुलिल्लाह पहला अशरा मुकम्मल होकर दूसरा शुरू हो चुका है, और जैसे आपके इल्म है पाकिस्तान का बल्कि तमाम मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है ईद उल फितर, उस पर शॉपिंग भी की जाती है। तो मैं पढ़ रहा था कि जो ताजिर हजरात है पूरे पाकिस्तान के, उनकी ये रिक्वेस्ट है कि किसी तरह इस लॉकडाउन में ज्यादा नरमी लाई जाए और ताकि वो जो अपना माल है वो भी लोगों में बेच सकें। आपने बिल्कुल बजा फरमाया और मुझे बड़ी खुशी के साथ ये कहना पड़ता है कि दूसरा अशरा है और पहले अशरे में अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानियों ने मसाजिद में SOPs पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक अमल दरामद किया है। अब मसाजिद में यानी इबादत की बजावरी की वजह से खुदा न खास्ता को नए केसेस सामने नहीं आए हैं, ये केसेस में इजाफा नहीं हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि अनवर साहब ने ये कहा है कि ताजिर बिरादरी का मुतालबा भी है, उनकी ख्वाहिश भी है कि ईद उल फितर का मौका है और बहुत से सार्फिन भी मुंतजिर हैं कि उनको इजाजत दी जाए वो ईद की शॉपिंग करें। गो के इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग का जो रुझान है वो बढ़ चुका है, लेकिन अब जाहिर बात है कि ऑनलाइन से हमारा अपना जो मुआशरा है वो इतना हम आहंग नहीं है, तो जो रिवायती और कन्वेंशनल हमारी शॉपिंग का सिलसिला है जाहिर बात है बाहर कैफ हमने उसी की तरफ जाना है। तो बात करेंगे हम अपने गेस्ट से, मेरे ख्याल में आबिद हसन साहब माहिर मईशत हैं और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आबिद साहब बहुत शुक्रिया, बताइएगा कोरोना वायरस की जेर बहस है, मैं इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट आपसे जानने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान इससे बहुत मुतासर हुआ है। आज रज़ाक दाऊद साहब ने भी कहा है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं उनकी जो जॉब्स हैं वो जा सकती हैं। जो फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग है असद उमर साहब, उन्होंने भी कहा कि इसका इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे कोपित किया जाए इसके इक्तिसादी मुजमरात से। आपने आर्टिकल भी लिखा था इंग्लिश न्यूज पेपर में, मेरी नजर से गुजरा था, मैं चाहूंगा PTV न्यूज के व्यूअर्स को बताएगा आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। देखें, जब एट अ पर्सनल लेवल घर में कोई बीमार और बहुत बीमार हो, फिर आप नहीं सोचते आई मीन कि भाई ये पैसों भाई हमारे कितने पैसे हेल्थ केयर पे लगाएंगे ना। आपका है कि भाई जो डॉक्टर का है जो ऑपरेशन होना है वो करना ही करना है, और आप फिर मतलब अपने फैमिली में से लोगों को मांगेंगे, आप में भी गाड़ी नहीं खरीदेंगे और हेल्थ केयर पे लगाएंगे कि आपका जो नियर और डियर वन है उसको मतलब सेहतयाब हो जाए। ठीक है ना, वही सूरत हाल मुल्क की भी है और पूरी दुनिया की भी है। इस वक्त पूरी दुनिया में जैसे आपने कहा कोई सारी गवर्नमेंट से कह रही है कि जी जितना पैसा हम लगा सकते हैं या जितने से लगाने से ज्यादा हमें लगाना है, ताकि जो लोग इस वक्त जिनके दफ्तर बंद हैं, जिनकी बिजनेसेस बंद हैं, जिनका कारोबार बंद है, जो डेली वेजर्स हैं, किसी तरह उन तक पैसे पहुंचाएं ताकि उनकी ये ना हो कि वो भूख से मतलब उनकी हेल्थ डिटीरिएट कर जाए। सिमिलरली जो छोटी छोटी बिजनेसेस हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, किसी के 3 एम्प्लॉयज हैं, किसी के 10 एम्प्लॉयज हैं, अब वो सब बंद है मोर और लेस। तो ये जो है गवर्नमेंट स्कीम तो निकाली है अभी तक कि भाई 12,000 छोटे छोटे हैं उनको आप किसी तरह कैश पहुंचाएं ताकि वो लोगों को अपने एम्प्लॉयज को कैश दे सकें और 2-3 महीने किसी तरह टल जाए। अच्छा, तो इसमें यह है कि कोई मुल्क नहीं है जिसकी इकोनॉमी जो है या मईशत गिरेगी नहीं। ये अब डिपेंड करता है कि कितनी गिरेगी। अभी ऑलरेडी ये जो गवर्नमेंट है या IMF है, वर्ल्ड बैंक है, बाकी इदारे कह रहे हैं कि जी 3 से 5% तक गिर सकती है पाकिस्तान की। सही है। तो इकोनॉमी में देखें कई दफा होता है ना, कोई चीज हो आप कहते हैं जी 90% इज ओके चल जाएगा या 95% चल जाएगा। इकोनॉमी में अगर 100% नहीं है तो इसका मतलब है कि जो है
जो इसके असरात हैं वो बहुत बुरे होंगे। तो आबिद साहब मजीद भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्काइप पे ही मौजूद हैं अताउल्ला शादी खेल साहब एमएनए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे भी बात करते हैं। अताउल्ला शादी खेल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। आबिद हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमी पे हम बात कर रहे हैं। फरमाइएगा, क्योंकि रज़ाक दाऊद साहब ने भी ये कहा है कि जो लोकल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है उसका जो रुझान है वो बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, दरामदाद कम हुई है, तो जो चीजें पहले हम मंगवाया करते थे हम बेहतर अंदाज में अब उसको तैयार कर सकते हैं और फिर इस काबिल भी हो सकते हैं कि उनको बरामद कर सकें। क्या कहेंगे उस हवाले से, क्या हिकमत अमली है हुकूमत की? नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि इस वक्त जो लोकल इंडस्ट्री है ज़ाहिर है आप बाहर से इंपोर्ट कर नहीं सकते, और एक लिहाज से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पे है कि तमाम हमारी जो लोकल इंडस्ट्री जितनी है पाकिस्तान में वो अपने आप को SOP को फॉलो करते हुए अपने तमाम बिजनेस लोगों जो लोग हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको फैक्ट्री में खोल के और अपनी जो ना इंडस्ट्री को इस लिहाज से वो चला भी सकते हैं। इस तरह लोगों को थोड़ा रोजगार भी मिलेगा, लेकिन प्रॉपर SOP को फॉलो करते हुए ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि कोरोना एक आपको पता है इंटरनेशनल वबा है और खासकर पाकिस्तान के भी इस वक्त इसका बहुत बड़ा असर है। और मेरे ख्याल में कि इस वक्त अगर हमारी लोकल इंडस्ट्री में जितना भी हम SOP को फॉलो करते हुए काम करें तो इसके बेहतर नतीजा जा सकते हैं। लेकिन अताउल्ला शादी खेल साहब, आपने कहा कि SOPs को फॉलो करना चाहिए। वजारत सेहत ने अपनी वेबसाइट पर भी तमाम SOPs दी हुई हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो मार्केट्स पे काम करने वाले हैं, चाहे वो जनरल स्टोर्स हैं। असल इम्तिहान ये है कि अब इन SOPs पे फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सैनिटाइजर से अपने हाथ 20 सेकंड तक साफ करना, फिर फेस मास्क पहनना, फिर जब आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर एक दूसरे से एक समाजी फासला बरकरार रखना। हम देख रहे हैं कि थोड़ी सवाल से बेहतियाती की जा रही है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की तादाद में इजाफा हो रहा है और ये बहुत इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो कैसे इंश्योर किया जाना चाहिए, आपकी क्या राय? कुछ तो जिम्मेदारी, ज्यादा जिम्मेदारी तो फैक्ट्री मालकान की होती है या जो भी जो ओनर्स हैं, जो ये तमाम लेबर से काम ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज्यादा आप समझते हैं कि अलर्ट होना चाहिए सिस्टम में? बिल्कुल सही है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें होना पड़ेगा, लेकिन इससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो लोग खुद काम कर रहे हैं उनको SOP भी फॉलो करना पड़ेगा। जहां तक आप जब कंपेयर करते हैं यूरोप के साथ या किसी बाहर के जो एजुकेटेड मुल्कों के साथ, वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा मुआशरा इतना एजुकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान लोगों को एजुकेट कर रही है, जितनी कोरोना के जो आगे जो डेवलपमेंट होती जा रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी टेलीविजन पे भी आके और बार बार लोगों को तंबीह कर रहे हैं कि अगर आपने एहतियात ना की तो बहुत मजीद नुकसान होगा। इसलिए आवाम को भी चाहिए कि जो मैक्सिमम तदाबीर हैं वो इस्तेमाल करें। उसकी रीजन ये है कि अगर नहीं करेंगे तो ये मसाइल और बढ़ सकते हैं। आबिद हसन साहब, आबिद साहब फरमाइएगा, हम ये ऑनलाइन शॉपिंग की जानिब जो रुझान है ये कुछ कम है या फैसिलिटीज उस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है? गो के तरक्की याफ्ता ममालिक भी पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुए हैं, जो गैर रिवायती एक तरीका है शॉपिंग का, लेकिन हमारे यहाँ जो हर्डल्स हैं, आप क्या समझते हैं कि वो कब तक दूर की जा सकती हैं, या वो हर्डल्स इनफैक्ट हैं क्या, वो रुकावटें? देखें, ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान में इंडिया ले लें, अफ्रीका ले लें, ये टॉप 5% लोग कर सकते हैं इस वक्त। ये जो 95% है वो फिर भी बाजार जाएंगे, वो फिर भी अपने जहां भी है। इसमें देखें सबसे जरूरी और अहम बात है, ठीक है, ये जो हमारा जिस तरह हमारी सोसाइटी है, इकट्ठे मतलब एक एक घर में 8-8 लोग हैं। मैं समझता हूँ कि आप जो SOPs की बात कर रहे हैं, 6 चीजें हैं, हाथ भी धोएं, ये भी करें, 6 फुट रखें। सबसे इम्पोर्टेंट ये डॉक्टर ही जो एपिडेमियोलॉजी, अगर इसी तरह गवर्नमेंट यही इन्फोर्स कर ले कि जहां ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वहां मास्क पहन लें, देखिए ना, जहां भी, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये कर सकती है, जहां 10 से ज्यादा दुकानें हैं, आप ठीक है दुकानदार को कहेंगे कि भाई आप मास्क पहनवाएं, वो नहीं कर सकते। वहां पे ठीक है आप DC हैं, हमारी 3 लाख पुलिस वाले हैं और 8 लाख फौज है, हर बड़ी मार्केट मंडी में कम से कम ये आप इन्फोर्स अगर कर देना कि हर बंदे ने मास्क पहना हुआ है, उसके बाद वो ना सोशल डिस्टेंस हो, एटलीस्ट उससे काफी फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप 3-4 चीजें एक ही को कहना, यार ये तुमने हाथ भी धोने हैं, 6 फुट भी फासला रख रहे हैं, मास्क भी पहनो, जाओ भी ना, ये नहीं हो सकता। तो एक लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क पहनना। वो आप इन्फोर्स अगर 80% भी कर दें
तो ट्रांसमिशन जो है डिजीज की वो कम हो मैं जाएगी। समझता हूँ कम हो जाएगी। ओके, अच्छा अभी सर मुझे ये बताइएगा कि मैं कहूँगा कि जो G20 ममालिक ने 76 ममालिक के लिए रिलीफ की बात की थी, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, अब उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इक्तिसादी गिरावट का शिकार हो जाएगा पाकिस्तान की मईशत, वो जो कुशन मिलेगा, फाइनेंशियल कुशन G20 ममालिक की जानिब से, उससे पाकिस्तान किस तरह मुस्तफीद हो सकता है? आपके ख्याल में हमारी उस सिलसिले में फिर तरजीहात क्या होनी चाहिए जब वो हमें पैसा मिलेगा, लिक्विडिटी मिलेगी? देखिए, ये सारी जो इस वक्त है, एक चीज जो दुनिया में नहीं हो रही बट होनी चाहिए, पाकिस्तान में खास तौर पे गवर्नमेंट को ये चाहिए कि बार बार जो है प्राइम मिनिस्टर आपके कहें कि देखें इस वक्त हम 1000 अरब खर्च कर रहे हैं, तो ठीक है, और ये हमारे पास नहीं है। ठीक, हम इस वक्त पैसे अगर प्रिंट कर रहे हैं, इधर से बोरो कर रहे हैं, और कौम को समझाएं कि जी ये 1000 अरब जो खर्च होगा 2, 4, 6 महीने में, ये अब हमने वापस भी लेना है टैक्सेस के थ्रू, ठीक है ना। ये वो फ्री राइड नहीं है, क्योंकि ये 1000 अरब पहले हमारा डेफिसिट ऑलरेडी है 6-7% जीडीपी का, ये हमारा डेफिसिट 10% पहुंच जाएगा, हमारा जो कर्जे हैं वो और बढ़ जाएंगे। तो इस वक्त गवर्नमेंट को ये साथ साथ ये बहुत जरूरी है कहना कि जी ये अगले 2 साल बड़े मुश्किल वक्त होंगे और हम कोई आप और रिलीफ ना हमसे मांगे। और इस वक्त मसलन ये सर मेरा सवाल ये था कि जो हमें पैसा मिलेगा, जो दरअसल और सूद नहीं देंगे, वो जो बचत होगी वो कहाँ खर्च होगी? वो बचत नहीं है ना। अच्छा, $1.5 बिलियन का मैक्सिमम मिलेगा जी, $1.5 बिलियन, ठीक है ना। 1.5 बिलियन 300 बिलियन बन गया, या मे बी 350 बिलियन जी। उसमें 2 फायदे होंगे। ये $1.5 बिलियन आपने फॉरेन एक्सचेंज में देना था, अब वो आप नहीं देंगे, तो हमारी डॉलर पे उसका प्रेशर कम हो जाएगा, समझ गए ना। जी जी। अच्छा, दूसरा ये है कि जो आपने टैक्स में से 350 अरब स्टेट बैंक को देना था कि भाई ये अब हम आपको दे रहे हैं 350 अरब रुपए, ये अब आगे $1.5 बिलियन आगे भेज दें, वो नहीं होगा तो आपसे के 350 अरब की डोमेस्टिक साइड पे सेविंग होगी, जो अब टैक्सेस जो आप कहीं और खर्च कर सकते हैं, वो 350 आपने ऑलरेडी खर्च कर दी है। जब आपने 1000 अरब का किया है तो वो 350 तो ऑलरेडी आपके खर्च हो गए, बल्कि डबल खर्च हुए हैं। ठीक है ना। ओके, तो आगे जाके ठीक है। आई गॉट ना, आप देखा टैक्सेस के भरोसा करोगे, साथ पे अतौला शादी खेल साहब भी, उनको भी शामिल गुफ्तगू रखते हैं। अता साहब ये बताइएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्राइम मिनिस्टर साहब ने खोली है और उनका ये कहना है कि इससे 30 से 40 मुंसलिक जो हमारी इंडस्ट्री होती है उसका पहिया भी चलता है। आप समझते हैं इससे जो इक्तिसादी मनफी असरात है उस पर कमी लाने में फर्क पड़ेगा? और जो लेबर है वो अब लोगों को दस्तयाब है इस वक्त, क्योंकि इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुली तो है लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ा, एक इशू है लेबर को समाजी फासला रखते हुए। शादी खेल साहब देखिए, इस वक्त मसाइल तो हैं, लेबर के लिए बहुत ज्यादा मसाइल हैं, क्योंकि लेबर दूर दूर इलाकों से आती है, ट्रैवल करके आती है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि जाहिर है आखिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इस वक्त इंडस्ट्री खोली, एक तो है इस वक्त ईद का मौका है, बहुत कम जो ना इंडस्ट्री जैसे खुल के काम करें। मेरे ख्याल में जो तमाम चीजें थोड़ा सा ईद के बाद खुलेंगी, क्योंकि इस वक्त आपको पता है पाकिस्तानी कौम जो ना वैसे रमजान में काम करने की मूड में इतनी नहीं होती, और लेबर खासकर बड़ी मुश्किल होती है कि रमजान में उसकी कोई 16-15 घंटे का रोजा ख्याल है कि जो ईद की छुट्टियों के बाद तमाम जो ना तमाम प्रोजेक्ट खुलेंगे, तमाम प्रोजेक्ट में लेबर आएगी, और उसमें खासकर जो जैसे कोरोना की भी चीजें हैं, अल्लाह करे कि मुस्तकबिल में थोड़ा सा इसके हालात कंट्रोल में हों। अगर कंट्रोल में ना हुए, कोरोना की सूरत हाल यही रही, अगर बढ़ती रही, हमने बदहजाती की, तो मेरा ख्याल है कि मुश्किलात बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर हमने अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन कौम के तौर पर हमने कोशिश की, तो मेरा अपना ख्याल है कि हम इसमें शायद हो सकता है हमारे लिए कुछ बेहतरी भी हो और हम एक डिसिप्लिन कौम बन के मुस्तकबिल में काम करें। अताउल्लाह शादी खेल साहब, सिर्फ हम बाज़-औक़ात मेरे ख्याल में ख्याल दिहाड़ीदार तबके का ही रहता है हमें कि वो बेरोजगार हुए, जो बहुत से सेल्समैन हैं जो कि ईद के दिनों में खास तौर पे बहुत सी शॉप से वाबस्ता होते हैं और रात गए तक काम किया जाता है, उनके हवाले से भी तो सोचना होगा, वो बेरोजगार बैठे घर। जाहिर है ये तो आपको पता है कि ईद के मौके पे खासकर जैसे हम लोग, मेरा अपना ख्याल है कि ये जो ईद है ये डिफरेंट टाइप की इस दफा ईद होगी। पहली ईदों की तरह नहीं है कि आपने जाहिर है इस वक्त सोशलाइजेशन भी नहीं कर सके ईद के ऊपर, ईदगाहों में भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी वजह है कि हमें एहतियात करनी पड़ेगी। पुरानी पहले ही होती थी कि लोग हफ्ता पहले छुट्टियां करके अपनी शॉपिंग करना, तमाम बाजारों में जाना, आपको पता है कि अब बाजारें भी उस लेवल तक वो लेवल नहीं होगा। फिर लोगों के एक
ایک لوگوں کے دماغ میں بھی چیز ہے کہ ہم نے اپنا آپ کیسے بچانا ہے، عید منانی ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے. میرے خیال میں لوگ کوشش اپنے آپ تھوڑے ایجوکیٹ ہو گئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کورونا سے کس طرح نپٹنا ہے اور اپنا آپ کو کس طرح خیال کرنا ہے. عطا اللہ صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بار روٹین سے ہٹ کے شاپنگ کرنا ہوگی یا کم کرنا ہوگی، بلکہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں اگر زیادہ سے زیادہ عطیہ کر سکیں وہ لوگ کہ جن کو بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں وہ ان کو میسر نہیں آ رہی، تو بہتر یہ ہوگا کہ عید کی شاپنگ یا جو خریداری ہم کیا کرتے تھے اس کی بجائے اگر ہم ان کی مدد کریں اور اسی جذبے کے تحت کچھ کنٹریبیوٹ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیے یہ مخیر حضرات کو اس کی چیز کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اب حکومت پاکستان کا دیکھیں کہ ان کی اسپینڈنگ ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ہر جگہ پہ تمام ہاسپٹل پہ بھی اسپینڈنگ ہو رہی ہے، احساس پروگرام کے ساتھ بھی لوگوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے. وہ اس وجہ سے کہ لوگ بے روزگار ہیں. کوشش حکومت میکسیمم کر رہی ہے کہ لوگوں کے گھروں تک پیسہ پہنچایا جائے، ان کو ریلیف دیا جائے. لیکن یہ ریلیف کافی نہیں ہے. ریلیف تب ہوتا ہے کہ جب روزگار کھلتا ہے، لوگ کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تبھی اس سے کچھ ہوتا ہے. اچھا عابد صاحب، میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے اور احساس کیش پروگرام فیز 2 جس کو کہتے ہیں، جس میں آپ پورٹل پہ اپنے آپ کو جنہوں نے اپنی نوکریاں کھوئیں اس کرونا وائرس کے پینڈیمک کی وجہ سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، ان کو 12,000 روپے ملیں گے. اور انہوں نے کہا کہ کرونا ریلیف فنڈ میں اگر جو آپ یا تصور 1 روپے جمع کرائیں گے تو حکومت 4 روپے اس میں اپنی طرف سے حصہ ڈالے گی. اس اسکیم کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اٹ ول ورک انشاءاللہ؟ نہیں انشاءاللہ یہ کام کرے گا. دیکھیں نا، آپ تمام انڈسٹری کے لوگ ہیں. اچھا بھائی، میں آپ کے ساتھ عابد صاحب جواب دے دیں پھر آپ بھی دے دیجیے گا. جی عابد صاحب. دیکھیں بات یہ ہے، پھر وہی آ گیا نا، پورٹل پہ کون جائے گا؟ یہ آپ کا جو مزدور ہے، کنسٹرکشن ورکر، وہ پورٹل پہ جائے گا. دیکھیں آپ کی 50 60 میں بھی 100 ملین لوگ ہیں جو یہ آئی ٹی ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکتے. اس میں سب سے پہلے اچھا. دوسرا یہ ہے کہ اگین یہ بڑا اچھا ہے، ریلیف فنڈ ہے. پاکستان واحد ملک ہوگا کہ جی یہ ریلیف فنڈ کے تھرو اتنا بڑا پروگرام یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کسی ملک میں اس قسم کا کام نہیں ہے. یہ وہی ہے جس طرح ڈائمیر بادشاہ کے لیے اتنا بڑا ایک ریلیف فنڈ، وہ اس کی کاسٹ 13,000 ارب تھی اور صرف 1.5-2 ارب اکٹھا ہوا ہے. یہ گورنمنٹ کو ہزاروں ارب، ہنڈریڈ آف ارب خرچ کرنے پڑیں گے. ٹھیک، یہ ریلیف فنڈ سے بات نہیں بنے گی اور پھر خرچ کریں. جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں امریکہ میں وہ ٹھیک ہے، سب صحیح ہے کہ وہ امیر ملک ہیں. غریب ملک بھی جتنا ہم خرچ کریں 1% آف جی ڈی پی، بہت سے غریب ملک 2% آف جی ڈی پی 3%. وہ اس وقت نہیں کاؤنٹ کر رہے کہ جی ہمارے ڈیٹ کو کیا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جلدی سے جلدی یہ جو 50 ملین لوگ ہیں، 100 ملین لوگ ہیں، ان تک پیسہ پہنچائیں. ٹھیک ہے نا، اس میں ٹھیک ہے کوئی غلطیاں ہوں گی، مے بی جو لوگ نہیں ڈیزرو کرتے ان کو ملے گا. بٹ اس وقت 2 مہینے ہو گئے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں نہیں پیسہ پہنچا. اس وقت صرف 80 بلین ہے. اس وقت کم سے کم 400 بلین لوگ کے ہاتھ میں پیسہ ہونا چاہیے تھا، 500 بلین. تو یہ ایک جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس طرح بات کریں، یہ جو دکانوں میں لوگ کام کرتے ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو اب تک کم سے کم 1-2 مہینے کی سیلریز مل جانی چاہیے. عابد صاحب کچھ تجاویز دیجیے گا. اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ تجاویز دیں کہ ویب پورٹل نہ ہو تو وہ کون سا طریقہ ہو جو اتنا آسان ہو اور سہل ہو کہ بر وقت جو نادار طبقات ہیں ان تک یہ مدد پہنچائی جا سکے. میں 3 ملین آپ کے اسمال بزنسز ہیں، مطلب دکان والے ہیں. 3 ملین وہ لوگ ہیں جن کے الیکٹریسٹی کنیکشن ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر دکان کے پاس کنیکشن ہے، اگر کوئی ریموٹ ولیج میں ہو تو نہیں ہے. اب وہ ڈیٹا آپ کی بجلی کی کمپنی کے پاس ہے کہ یہ 3 ملین بزنسز ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ ابھی آج اناؤنس کریں کہ بھائی جس کے پاس کنیکشن ہے آپ 4 دن میں ہر امپلائی کا CNIC دیں اور یہ فلانی جگہ آپ میل کر دیں یا جو کریں کچھ کر لیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہیں کہ جی اگر آپ نے جھوٹ بولا تو آپ کو 10 سال سزا ہوگی، اس سے کم سزا نہیں ہوگی. تاکہ ٹھیک ہے نا، جہاں آپ کو CNIC ملا آپ کہیں کہ آپ ایک سمپل فارم ہے، امپلائی کا نام CNIC، اور اگر امپلائی کا پورٹل پہ بھی CNIC جمع کرانا ہے نا جی، اس پہ بھی جو SMS سروس ہے اس پر بھی CNIC نمبر ہی دینا ہے نا، جیسے پہلے دیا تھا 8171 پہ جس میں اتنے لوگوں کو 80 ارب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں. وہ SMS کے تھرو ہوا تھا نا، اس میں CNIC اپنا شناختی کارڈ نمبر آپ جمع کرتے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنے یہ 3 ملین الیکٹریسٹی کنزیومر ہیں، جس میں سے چھوٹی چھوٹی دکان، میں ہر شہر کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ اسلام آباد سے 200 کلومیٹر دور کے چھوٹے گاؤں میں وہ الیکٹریسٹی کا کنزیومر نہیں ہوگا دکان. بٹ 90% پاکستان کی جو ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں، چھوٹی انڈسٹریز ہیں، وہ بجلی کے کنیکشن ہیں. اس روٹ کے تھرو
आप अगले 1-2 हफ्ते में उनके सारे एम्प्लॉइज को पैसे पहुंचाएं। ठीक समझ गए ना? और ये आप उन बिजनेसेस पे ऑब्लिगेट करें, आप लॉ निकालें कि जी अगर आपने झूठ बोला तो 10 साल सजा होगी। तो गेट माई पॉइंट, ऑर्डिनेंस जल्दी से निकालें। ठीक, आपका नुकता बुनियादी ये है कि इसको ज्यादा तेज रफ्तारी से देना चाहिए। अतौला शादी खेल साहब, आप भी इससे एग्री करते हैं जो आबिद हसन साहब कह रहे हैं कि जो इमदाद देनी चाह रही हुकूमत उसको ज्यादा तेज रफ्तारी से दी जाए? शादी खेल साहब देखिए, बड़ा मुश्किल है इस वक्त इसको तेज रफ्तारी से करना, क्योंकि देखिए हुकूमत का जो काम है इस वक्त हुकूमत ने अपनी पूरी कोशिश की है। जो हुकूमत ने कंट्रीब्यूट करना था हुकूमत ने पूरा कंट्रीब्यूट किया, फैसिलिटेट किया तमाम इदारों को, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, तमाम जो लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं या जिस फील्ड में काम कर रहे हैं हुकूमत ने पूरा फैसिलिटेट किया, उनको सैलरी का ताकि जो ना कोरोना का जो पीरियड है इस पीरियड के दौरान सैलरी दी जाए, फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन ये फिर भी काफी नहीं है। इसके बाद क्योंकि ज़ाहिर है अब जब कारोबार खुलेगा चीजें होंगी तभी जो ना आवाम के लिए सहूलत है। मेरे ख्याल में ये बात का ये होता है कि अब मुल्क के ऊपर मुसीबत आई है और कौम एजुकेट भी हो रही है, इस बीमारी के साथ हमने कैसे करना है। शादी खेल साहब, अगर एक गुजारिश ये की जाए, क्योंकि जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं वो अपने हलके के एक एक शख्स के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। जब उनको वोट भी दरकार होता है, वो जितने वोटर्स हैं उनके, तो क्या ये अच्छा होता है कि जितने अवामी नुमाइंदे हैं चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि आपके हलके में जो जो नादार हैं, गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, उन तक की इमदाद फौरी तौर पर पहुंचाएं, और तमाम नुमाइंदों को इस दौरान अपने हलकों में ही होना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तमाम जो हमारे जो खासकर जो ना प्राइम मिनिस्टर साहब तमाम हमारे नुमाइंदे हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप अपने हलकों में जाएं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के ताकि प्रॉपर वेरिफिकेशन कोई डिजर्विंग लोग हैं उन्हीं तक इमदाद पहुंचे, और मेरे ख्याल में 90% इमदाद से ही लोगों तक पहुंचेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अतौला शादी खेल साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की, और आबिद हसन साहब का भी बहुत शुक्रिया जो स्काइप पर हमारे साथ मौजूद थे। और व्यूअर्स, हम जो इसका इक्तिसादी पहलू उस पर हमने थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू की उस पर मुंतज रखा हुआ था कि किस तरह इस जो मुआशी मुश्किलात हैं उस पर कुछ न कुछ बदावा किया जा सकता है उन लोगों का जो बहुत ज्यादा इससे पिस रहे हैं। और जैसे तस्वर कहा भी जा रहा है कि पाकिस्तान में पहले ही लोग 25% लोग खतरे गुर्बत से नीचे रहते हैं, और इसमें अनफॉर्चुनेटली इजाफा होगा क्योंकि कोरोना वायरस के जो वार हैं वो जारी हैं। और हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल फैसला है कि लॉकडाउन, अब देखें ना, आज ही बलूचिस्तान ने खुद से 19 मई तक, क्योंकि सुबह हुकूमतें एम्पावर्ड है, 19 मई तक जो लॉकडाउन है उस पर तौसीह कर दी है। बिल्कुल सही। अब खुशाइन बात यह है जैसे कि आपने मुआशी एक पहलू को उजागर किया है। अब देखिए यहाँ पे वेंटिलेटर्स बनाना हमने खुद शुरू कर दिया है, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको हम खुद तैयार कर सकते हैं, जिनको फिर बाद में हम बरामद भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अल्लाह तबारक व तआला का करम हम पे ये है कि ज़राई मुल्क है, हमें ज़राअत की मद में कुछ दरामद नहीं करना पड़ता, बल्कि हम ऐसा मुल्क है कि हम बरामद कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बेजा या मुनासिब वक्त पे हम बराबर नहीं करते हुए एक अलग बहस है कि उस पर हम गुफ्तगू नहीं, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम अपने वसाइल पे निसार करते हुए अपने मसाइल को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, और आपने सही कहा, एग्रीकल्चर मुल्क हैं, और आपने वेंटिलेटर्स की भी बात की, लेकिन जो डॉक्टर फुरकान के साथ सानिया पेश आया जो अब इस दुनिया में नहीं है और उनको वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से तो हमने डिलीवरी को भी इंप्रूव करना है। फिर ज़राअत की जब बात करते हैं तो बड़े ज़बरदस्त अब वजीर खुराक हैं फ़खर इमाम साहब, उनसे रिक्वेस्ट की होगी कि टिड्डी दिल का फिर हमला हो चुका है सिंध के अंदर, और उससे हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो हमने साथ साथ जहां लोगों को रिलीफ दे रही है, वहां जो गवर्नमेंट की डिलीवरी है उस सिस्टम को भी बेहतर करना है। सब साइंसी बुनियादों में, क्योंकि हमारा दोस्त मुल्क चाइना कम रकबे पे ज्यादा काश्त हासिल कर, ज्यादा काश्त भी कर रहा है और ज्यादा उससे जो है वो फसल हासिल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि एक तो पानी बहुत ज्यादा हम जाया करते हैं, और हमारा एग्रीकल्चर का तो हमारे पास जमीन काफी है, वसाइल भी मौजूद है, लेकिन हम उसको जाया कर रहे हैं, उसका ज़िया हो रहा है बेदर्दी से। तो अगर साइंसी बुनियादों पे हम, बल्कि आप यकीन मानिए कि चाइना में ये होता है कि एक ही जमीन का टुकड़ा है और उसमें कहाँ कहाँ कितना पानी दरकार है, साइंटिफिक तरीके से उतना ही पानी दिया। लेकिन मतलब चाइना ने तो इस वबा में भी अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर साबित किया है। अब देखें ना, चाइना में तालीमी दरसगाहें जो हैं वो खुल रही हैं, और वहां तो जो जिंदगी है उसकी रौनकें लौट रही हैं। अगरचे मैं देख रहा था कि अभी भी वुहान में लोग जो हैं उस सेकंड वेव से बहुत घबरा रहे हैं और वो मास्क पहनते हैं। तो अगर हमें, और मुझे तो अब तस्वर लगता है कि हमें साल 2 साल लोगों को इसका आदी होना पड़ेगा, इस लाइफस्टाइल का, समाजी फासला रखना, हाथ ना मिलाना, और इसके साथ साथ अपने आप को ज्यादातर फेस मास्क से ढकना, अपने हाथों को बार बार साफ करना। तो जरा डॉक्टर मुमताज साहब भी हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है, उनसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनसे पूछते हैं इसके तिब्बी एस्पेक्ट के हवाले से। डॉक्टर मुमताज साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मुमताज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बताइएगा, हम बात कर रहे हैं कि अब हमें अपनी तर्ज जिंदगी को इन ही खतूत पे इस्तेवार करना होगा। साल 2020 है, 21 है, कोरोना वायरस इंशाल्लाह जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत से तिबी माहिरीन की ये खदशा है कि इसकी सेकंड वेव भी आएगी और 2020 का जो मौसम सरमा है उसमें ज्यादा इसका इफेक्ट भी हो सकता है। क्या कहेंगे, किस तरह लाइफस्टाइल को चेंज किया जाना चाहिए, और ये जो इस वक्त पेंडेमिक की सूरत हाल है उसमें आपकी एडवाइस क्या होगी डॉक्टर मुमताज साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल ये खदशा मौजूद है कि ये जो आने वाली सर्दियां हैं ये जो है ना यहाँ ये बड़ा इसमें दोबारा इसकी स्पाइक्स आ सकती हैं और बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो है ना ये मैं आज दिन को भी किसी से बात कर रहा था कि जो कमिंग जो है जो ये सर्दियां हैं ये बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है और इसके लिए हमें बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। और इसमें ये है ना कि जो बेसिक चीजें बुनियादी एहतियातें हैं, अब तो खासी सारी मीडिया ने भी अवेयरनेस दी है, लोग भी खासी हद तक अवेयर हो गए हैं कि जी ये वायरस कैसे फैलता है और उससे बचाव के लिए बुनियादी तौर पे क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। ये मेरा ख्याल ये है कि अब लोग जो है ना खासी हद तक इसकी प्रैक्टिस कर भी चुके हैं, लेकिन ये जो चीज़ है इसको मजीद आगे जारी रखने की जरूरत है ताकि किसी जो है ना मतलब जो ज्यादा जब आप आजाद जम्मू कश्मीर से हमसे मुखातिब बताइएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है आजाद कश्मीर में, वहाँ पर भी क्या केसेस में इजाफा हो रहा है, और दूसरा इसके हवाले से बताइएगा कि ये मौसम की शिद्दत से मुतासर नहीं हो रहा वायरस। बहुत से जो कुदरती वायरस होते हैं उसके बारे में देखा गया है कि जब गर्मी बढ़ती है तो उनकी जो फालियत उस पर कमी आती है, यानी उसका इफेक्ट कम होता है। जैसे डेंगू में कहा जाता था जब सर्दी होती है तो डेंगू के वारों में असर नहीं रहता, तो इसकी क्या वजह है कि ये जू का तू है वायरस डॉक्टर साहब? जी 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 ये देखिए मैं माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अभी हालात खासे कंट्रोल में हैं, यानी आज तक टोटल 76 लैब कंफर्म केसेस जो है ना वो आज तक रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा। और डेथ कोई भी नहीं हुई। ज्यादातर हमारे जो पेशेंट है वो एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं, उनको आइसोलेशन में किया और बहुत सारे डिस्चार्ज होकर भी चले गए। तो इस तरह से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़ी बचत है जो है ना कि मैं समझता हूँ कि एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजीशन। क्या वजह, लोगों का इम्यून सिस्टम बेहतर है, कुव्वत मुदाफियत बेहतर है वहाँ के लोगों की? इसमें मेरे ख्याल में मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो टाइमली जो गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए हैं, महकमा सेहत ने जो डिसीजंस लिए हैं, लॉकडाउन किया है, एंट्री पॉइंट्स को जो है ना इन्होंने जो है ना बहुत टाइट किया है और बिल्कुल कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग बहुत अच्छी हुई है। ये मैं समझता हूँ कि बड़े जो है ना बड़े बड़े फैक्टर्स हैं। इम्यूनिटी की जो बात है वो थोड़ा बहुत रीजन वाइज फर्क हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा फर्क पाकिस्तान के बाकी सूबों में और आज़ाद कश्मीर में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो असल चीज ये है कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ना ये बहुत अच्छे हुए। दूसरा सवाल जो आपने किया कि जी ये जो गर्मी के बावजूद जो है ना इसमें ट्रांसमिशन में कमी नहीं हुई, और आपने कंपेयर किया डेंगू से, तो डेंगू में असल में एक वेक्टर इन्वॉल्व है और इसमें वेक्टर इन्वॉल्व नहीं है बल्कि एक बंदे से दूसरे में डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। अब गर्मियों में क्या फर्क पड़ना है, गर्मियों में इतना फर्क पड़ना है कि इसकी जो इन्वायरमेंटल सर्वाइवल है वो टाइम कम होना है। फर्क के किसी सरफेस के ऊपर इसने 6 घंटे रहना है तो वो मुमकिन है 1 घंटा कम होकर 1 घंटा रह जाए, 2 घंटे तक आ जाए, तो इससे मतलब नंबर ऑफ केसेस में फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन ये कहे कि जी इसकी ट्रांसमिशन रुक जाएगी, ये नहीं होगा। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। नौरीन फारूक इब्राहिम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत है। नौरीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नौरीन साहब बहुत शुक्रिया। हम गुफ्तगू कोरोना वायरस और जाहिर बात है कि उसके नतीजे में कुछ मसाइल जिनका सामना है पाकिस्तान या दीगर ममालिक को भी, लेकिन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि कहीं केसेस कम कहीं ज्यादा, और शरह अमवात की अगर बात करें तो उसका तनासुब खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा है, बाज जगहों पे कम है, जैसे आजाद कश्मीर की बात हो रही थी वहां पे कम। आपकी क्या इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग है, क्या वजह है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम? बस जी मेरा तो यही अंदाजा भी है, और जहाँ जहाँ लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, जहाँ लोग ये समझ रहे हैं और हुकूमत में थोड़ी सी सख्ती है जहाँ पर, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिगर्स कम है, डेथ टोल रेट भी कम है। तो इसमें जरूरत बहुत ज्यादा अभी भी मैं समझती हूँ इस बात की है कि हमें लोगों को ये बताना है कि ये अभी भी खतरा टला नहीं है। पैंडेमिक का मतलब समझना चाहिए लोगों को। पैंडेमिक का मतलब ही यही होता है कि ये हर फर्द तक जाता है,
जितने इंसान हैं उन तक पहुंचता है। तो अल्लाह न करे कि हम सारे इसके कैरियर्स बन जाएं। जरूर हम सबकी टेस्टिंग तो हो नहीं सकती, दैट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन कम अज कम हम अगर क्वारंटीन में रहेंगे, अपने आप को घरों तक महदूद रखेंगे, तो ये इसको फैलाने में फैल नहीं सकेगा ये। तो जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, आज मीडिया में आया है कि पिम्स में डॉक्टर सरवत हैं, उनको भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गई हैं। तो ये हेल्थ वर्कर्स जो फ्रंट लाइन पे हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। आप मेंबर स्टैंडिंग कमेटी हैं ऑन हेल्थ कौमी असम्बली की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल का वाकया भी काफी ज्यादा उसकी बासगश्त है। डॉक्टर फुरकान को उनको नहीं मिल सका वेंटिलेटर। इस डिलीवरी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? जो आपकी कायमा कमेटी है वो इस सिलसिले में क्या रोल अदा कर रही है? देखिए जी, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ी सी इसमें हो गई हैं। ये हम तो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे, ये हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं और इनकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। और अल्लाह न करे कि जहां ये अगर मुतासिर होने लग जाएंगे तो बाकी आवाम का क्या होगा। तो इनके लिए पूरे इकदाम किए जा रहे हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं, जाहिर है वो ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, इवन दो कि वो एहतियाती तदाबीर भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब वही है कि वायरस है और कहीं ना कहीं से कहीं हाथ लगाने से लग रहा है। तो आवाम को इसके लिए बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है कि अगर डॉक्टर्स हमारे अगर इससे मुतासिर होंगे तो आम लोगों के लिए हम किस तरह उनको इतने महदूद रिसोर्सेज के साथ फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। नौरीन साहब, आम लोगों का रवैया कैसा पाया आपने? क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें नरमी की जानिब जा रहे हैं, हुकूमत ये सोच रही है। अब देखिए जी, बड़ी ही एक मुश्किल सिचुएशन है, ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो उसमें भी लोग बहुत ज्यादा, आम जो डेली वेजर्स हैं, जैसा कि सब देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हम बाहर भी जाते हैं, लोगों की जितनी हम अपनी तरफ से मदद भी कर रहे हैं, माशाल्लाह कितने ज्यादा डोनर्स भी हैं, एहसास प्रोग्राम्स भी हैं। कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी जारी किया है, उसको भी शुरू किया है। लेकिन इसके बावजूद आप हमारी अवाम जो है, जो गरीब तबका है, जो इवन लोअर मिडिल क्लास है, वो सारे मुतासिर हो रहे हैं। तो अगर इसमें नरमी इसी वजह से की जा रही है कि जो SOPs हैं वो अपनाए जाएं, अगर वो उसके मुताबिक करेंगे तो शायद ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। लेकिन आपका मुशाहिदा क्या है? हमें तो ऐसा गुमान होता है कि लोग उस तरह मिनवन उस पर अमल नहीं कर रहे। और आपने देखा होगा कि आज अखबारात में पता चला कि मैं सवाल पूरा कर लूं, अगर आपने देखा होगा नादरा के ऑफिस खोले गए हैं और जाहिर बात है उसमें कहा गया कि जिनको डॉक्टर सनी निश्चर जब हमसे बात की अंगूठे के निशानात नहीं तो वेरिफिकेशन के नादरा के ऑफिस से आपने देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की हुई, खवातीन की कतार है और बिल्कुल जुड़ के खड़ी हुई है साथ में। अखबार में सबसे बड़ी तस्वीर है आज की। तो नौरीन साहब, क्या वजह, कहाँ मैसेज नहीं जा पा रहा, या ये जो कहा जाता है कि हुकूमत चूंकि इस मकसद का शिकार है कि लॉकडाउन खोले या ना खोले? सारे इदारे ही हैं ना जी, हुकूमत ये तमाम लोग ही हैं। हुकूमत कोई एक फर्द नहीं है, हुकूमत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हर इंसान ही इस पे अमल करना है। इसके लिए अगर हुकूमत का नाम लेके आप ये चाह रहे हैं कि कोई मैजिक बैंड होगा जिससे कि सारे लोग जो हैं डिसइंफेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि हर किसी ने अपने तौर पे अपनी एहतियात के लिए ये एहतियाती तदाबीर करनी है। अगर कहीं पे हजूम भी है और लोग लाइन नहीं नजदीक खड़े हैं तो खुद ही लोगों को डिस्टेंस रखना चाहिए और अगले कहना चाहिए कि आप क्यों हमें डिस्टेंसिंग करा रहे। मैं जहाँ भी जाती हूँ दुकानों में भी, खास तौर पर केमिस्ट की दुकान में, जहाँ के उन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम भी किया हुआ है, हर जगह बाहर वो स्प्रेस भी रखे हुए हैं, इंफेक्टेड गेट लगाया हुआ है जी, और गेट्स भी लगाए हुए हैं। कल हमारी कैबिनेट डिवीजन की भी मीटिंग थी, उसमें भी उन्होंने डिसइंफेक्शन का वो गेट लगाया, उसी से हम सारे गुजर के आए हैं और दूर दूर डिस्टेंसिंग करके सारी कुर्सियां भी लगाई हुई थी। तो इसमें डॉक्टर मुमताज साहब से जानना चाहेंगे, नौरीन साहब हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो डिसइंफेक्टिंग गेट है ये मौसर होता है? एक राय ये भी है कि ये जो क्लोरीन का स्प्रे है ये इतना मौसर नहीं होता, आपकी क्या रिसर्च कहती है? बिल्कुल, ये इसमें जो कंसेंसस है इंफेक्शन कंट्रोल की, उसमें ज्यादातर ये जो गेट वगैरह और स्प्रे ये रेकमेंडेड नहीं किए गए। फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाँ जी, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, ये ज्यादा इफेक्टिव है।
یہ جو اسپرے کرنا گیٹ لگا کے اس کی کوئی جو ہے نا کوئی پروون وہ نہیں ہے کہ جی یہ بڑے مؤثر ثابت نہیں ہے. یہ جو ایتھلیٹک پیشنٹ ہے باقی لوگ ہیں تو وہ جو ہے نا وہ اس کو باقی بیماریاں یا نسبوں والا پیشنٹ ہے اس کو ایگریویٹ کر دے گا. تو یہ زیادہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. انفیکشن کنٹرول یہی بات ہم نورین صاحبہ کے سامنے رکھتے ہیں. نورین صاحبہ ڈاکٹر صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ جو سماجی فاصلہ ہے وہی واحد حل ہے. آپ یہ فرمائیے کہ جو فیلڈ فورس کی کمی محسوس ہو رہی تھی ٹائیگر فورس کی صورت میں اب ان معاملات کو بہتر انداز میں دیکھا جا سکے گا گو کہ مقامی انتظامیہ کے انڈر رہتے ہوئے انہوں نے یہ کام کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کا کسی حد تک تدارک ہوگا؟ دیکھیں جی ٹائیگر فورس کی تشکیل ہی بہت ہی زبردست ایک اسٹیپ لیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ رجسٹریشن یوتھ تمام اس میں آ کے اپنے آپ کو رجسٹر کرا رہے ہیں جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب میں بھی ساؤتھ پنجاب میں بھی کے پی میں بھی. اور ان کے ذریعے ان کو صحیح معلومات بھی ہیں. ان کے ذریعے ہم ڈیٹا بھی کلیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر کسی گھر میں اگر کوئی بیماری ہے تو وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے کہ اگر وہ کوئی کووڈ پازیٹیو آتا ہے تو ہم اس پرٹیکولر یو سی کو پھر ہم کارڈن آف بھی کر سکتے ہیں, ان کو ہم لاک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. تو انہی کے ذریعے میرا خیال ہے کہ اس وقت تو یہ بہترین حل ہے اس موجودہ جو صورتحال ہے. تو باقی یہی ہے کہ جتنا بھی لوگ اپنے آپ کو خود یہ سمجھیں گے کہ ہاں ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے, اگر لاک ڈاؤن میں کمی آئی ہے تو یہ مجھے ہاں ضرور مشاہدے میں آیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وقت اتنی کوئی ہم نے گزار لیا وہ مشکل پیریڈ گو کہ ابھی نہیں گزرا. آئی تھنک ابھی ہمارا پیک چل رہا ہے. جی صحیح, بہت شکریہ نورین صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہیں آن ہیلتھ, اور ڈاکٹر ممتاز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آزاد کشمیر سے, جنہوں نے ہمیں جو اس کا میڈیکل آسپیکٹ ہے اور جو سائنس کا آبجیکٹ ہے اس حوالے سے بتایا. تصور میرے خیال میں لوگوں کے ساتھ ساتھ حکومت وقت, وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے, متنبع کرنا ہے کہ جی اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک اب یہ ڈیٹا آیا ہے اور آپ کو ابھی بھی سماجی فاصلہ رکھنا ہوگا. ہم پاکستان کی تو بات کر رہے ہیں, میں آج بھارت کی تصویر بھی دیکھ رہا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بھی لوگ بالکل جڑ کر کھڑے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو چاہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ہے چاہے دوسرا میڈیا ہے, میڈیا کو بھی اس پہ بہت آگاہی جو ہے اس مہم کو چلانا پڑے گا لوگوں کو. اچھا, میرے خیال میں اس بات کا شاید غلط مطلب دیا گیا ہے ہمارے ہاں کہ امیون سسٹم ہمارا بہتر ہے کہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ہاں جی, یہ کہیں اثر انداز بھی ہو گیا تو ہفتہ 2 ہفتہ ہم قرنطینہ میں رہیں گے, اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, خدا نہ خواستہ یہ آپ کو زیادہ بری طرح سے متاثر بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. بالکل جی, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. ہم آپ کو وقتاً فوقتاً کرونا وائرس, اس کے تدارک کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات, اس کے معاشی طبی پہلوؤں پر آگاہ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے مجھے سید انوار الحسن اور تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.